अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर रमज़ान है और आप देख रहे हैं ई टेक विजन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ CS510 की फ़ाइनल टर्म 2023 की न्यू सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इंशाल्लाह 100% तैयारी हो जाएगी, चाहे वो MCQs की है, चाहे वो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन की। ठीक है। और आपको किसी और जगह से तैयारी की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बनाई है इसमें वीडियो लेक्चर को भी ऐड किया है और स्लाइड्स को भी सामने रखकर ये हैंडआउट्स और इम्पोर्टेंट 70+ MCQs की फाइल तैयार की है। और इसमें जो हमारे जो MCQs आए थे, मतलब 3 और 4, और जो लास्ट थे या ओल्ड जितने भी MCQs थे वो भी सारे मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो, और इसमें आपके कंसेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश की है। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी यानी कि लंबी हो गई हैं, तो आपने ना इनको देखना है। अगर जल्दी से देखना है तो फिर आप स्पीड इसकी बढ़ा लें, और आपके साथ इसका जो पेपर है वो भी शेयर किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपको मेरी ये कोशिश जो मैंने मेहनत की है, ये यानी कि काफ़ी इसमें टाइम लग जाता है, तो आपने, अगर आपको ये मेरी मेहनत कोशिश अच्छी लगे तो आपने कमेंट भी लाजमी करना है ताकि आपकी जो फीडबैक है उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि मैंने जो मेहनत कोशिश कर रहा हूँ वो किसी काम भी आ रही है कि नहीं। तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाजमी देखना है और शेयर भी करना है। तो इसमें मैं 2 पार्ट में आपकी ये प्रिपरेशन करवाऊंगा CS510 की, और एक पार्ट तकरीबन मैक्सिमम होगा 40 से 45 मिनट का। तो आपने, अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे तो आपकी तैयारी जो है ना वो 100% हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। वीक 10 में हम नॉलेज एक्विजिशन इन ऑटोमेटेड स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्योस भी कह सकते हैं। तो जो इससे पहले जो हमने डिस्कशन की थी वो गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में की थी। तो बेसिकली ये जो क्योस है ये भी उसी के ऊपर ही रिलेट करता है। तो इस मेथोडोलॉजी के अंदर हम मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मॉडल बना सकते हैं, और फिर इन मॉडल से हम अपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट को ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद क्योस ऑन्टोलॉजी आ जाता है। तो इसमें है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन वही है जो हम इससे पहले ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हम करते आ रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके मतलब आप अपने सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि एंटिटीज़ भी ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, रिलेशनशिप भी और इवेंट्स भी। उसके बाद ऑपरेशन है। ऑपरेशन आर इनपुट आउटपुट रिलेशन और ऑब्जेक्ट्स, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को इनपुट प्रोवाइड करें और उसके नतीजे में वो हमें आउटपुट मुहैया करे या कोई टास्क परफॉर्म हो, तो उसको हम ऑपरेशंस कहते हैं। ऑपरेशन, एप्लीकेशन, डिफाइन, स्टेट, ट्रांजिशन। उसके बाद एजेंट आ जाते हैं। एन एजेंट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एक्ट एज अ प्रोसेसर फॉर ऑपरेशन, कि जो एजेंट होते हैं ये एक्टिव ऑब्जेक्ट होते हैं या एक्टिव कंपोनेंट होते हैं जो इटसेल्फ कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल उसने ह्यूमन डिवाइसेस सॉफ्टवेयर से दी है। उसके बाद गोल्स आ जाते हैं। गोल कोई भी इंटेंशन होती है, कोई भी मकसद होता है जो कि आप अचीव करना चाह रहे होते हैं। गोल मुख्तलिफ एजेंट को असाइन होते हैं, तो फिर ये एजेंट आपस में इंटरेक्ट करके किसी एक गोल को अचीव करते हैं। यानी किसी गोल की जो अचीवमेंट है वो बेसिकली मुख्तलिफ एजेंट की आपस में इंटरेक्शन का नतीजा होती है। अच्छा, उसके बाद गोल जो है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है
In chaos, goals are organized in usual and are refinement abstraction hierarchy. गोल को एंड और रिफाइनमेंट की मदद से हम मज़ीद रिफाइन कर सकते हैं। इसकी मिसाल जैसे कि हमने पहले देखी है सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स की, ठीक है। उसके बाद है गोल रिफाइनमेंट एंड कब होती है? उस टाइम होती है जब हर सब गोल किसी न किसी एजेंट को असाइन कर दिया जाए और वो इस एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है क्योस मॉडल। इसके 4 मेन मॉडल हैं, जिसमें है सबसे पहले गोल मॉडल। तो इसमें है वेयर गोल्स आर रिप्रेजेंटेड एंड असाइंड टू एजेंट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट मॉडल आ जाते हैं। तो आपके सिस्टम के अंदर जो एंटिटीज और ऑब्जेक्ट होते हैं उनको डिफाइन करता है और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप आप बनाते हैं उनको डिफाइन हम करते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल में। उसके बाद ऑपरेशन मॉडल आ जाते हैं। ऑपरेशन मॉडल आपके सिस्टम के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है। ये इस चीज़ को मॉडल करते हैं कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस एजेंट को असाइन की गई है। अच्छा, बिल्डिंग द गोल मॉडल। गोल मॉडल को हम कैसे बिल्ड करते हैं? तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो रिक्वायरमेंट पैटर्न हम बना लेते हैं, ठीक है। जब हम रिक्वायरमेंट पैटर्न बना लेते हैं, एक जनरल सा एक गोल मॉडल बना लेते हैं, तो उससे फिर हम जो भी अपना एक प्रोग्राम बनाना होता है या जो भी मॉडल बनाना होता है तो फिर हम उसको देखते हुए फिर हम मल्टीपल सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आया था माइलस्टोन ड्रिवन रिफाइनमेंट ऑफ गोल एज अ गाइड फॉर कंप्लीटनेस। माइलस्टोन ड्रिवन रिफाइनमेंट ऑफ गोल, इसका मतलब यह है कि गोल को इस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें आप ये कह दें कि अगर ये स्टेट अचीव हो गई तो हम कंसीडर कर लें कि ये एक्सपेक्ट हमारे सिस्टम का इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी आप के स्टेट की जो अचीवमेंट होती है उसे माइलस्टोन कह सकते हैं। सही है कि जितना आप एक कंसीडर कर लेते हैं कि इतनी जो स्टेट है वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमारा माइलस्टोन होगा। तो हम एक रूल रेगुलेशन बना लेते हैं कि ये स्टेट जब अचीव होगी तो इतना जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट होगा, तो उसको हम माइलस्टोन कहते हैं। और ये एक आपके सामने एक जनरल सा गोल पैटर्न बना हुआ है। इसमें जो हमारा टॉप गोल है वो है सिस्टम सेटिस्फाइंग स्टेक होल्डर नीड्स और इसको सब गोल में डिवाइड किया हुआ है। और इसी तरह सिस्टम सेटिस्फाइंग नॉन फंक्शनल नीड्स को फिर मजीद सब गोल में रिफाइन किया हुआ है। तो एक ये एलिवेटर का केस स्टडी है। इसमें भी सबसे पहले उसने एक जनरल गोल मॉडल बनाया है, फिर उसका जो प्रॉब्लम था सर्विस रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड का, तो उसको उसने आगे मज़ीद रिफाइन किया हुआ है। अच्छा, इसमें बता देता हूँ कि ये जो मैंने साथ मेंशन की हुई है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो पैरेललोग्राम है ये गोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ऐसे ये येलो सर्कल और येलो एरो ये रिफाइनमेंट को शो कर रहा है और ये ठीक येलो पैरेललोग्राम एक्सपेक्टेशन को शो कर रही है। अच्छा, इसमें है कि अ नोट ऑन टर्मिनोलॉजी। एक ये गोल दिया हुआ था, उसने उसकी थोड़ी सी वजाहत की है ये वाला कि उसने सर्विस रिक्वेस्टेड क्यों लिखा है। तो इसको समझने के लिए उसने ये थोड़ी सी नोटेशन लिखी है। अच्छा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सर्विस रिक्वेस्ट लिखा है बजाय रिक्वेस्ट सर्विस के। इसकी वजह ये थी कि गोल और ऑपरेशन के दरमियान डिफरेंस हम करना चाह रहे हैं। तो गोल सिस्टम के स्टेट को रेफर कर रहे होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जो सर्विस रिक्वेस्ट थी जो अनसेटिस्फाई थी, हम चाहते हैं कि वो
अनसेटिस्फाइड स्टेट से सेटिस्फाइड स्टेट में आ जाए, तो ये जो सर्विस रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड की स्टेट है, ये हमारा एक गोल होगा, जबकि ऑपरेशन जो होते हैं वो बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये उस मज़ीद इसमें लिखा हुआ, तो आप इसको पढ़ लें। अगर मैं पढ़ता हूँ तो फिर वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाती है। अच्छा, ये एक जेनरिक सर्विस रिक्वेस्ट पैटर्न बना हुआ है, तो इसमें मैंने मज़ीद जो चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं वो लिखी हुई हैं। थिक बॉर्डर जो पैरेललोग्राम है वो रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो रेड फील्ड एरो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हेक्सागोन शेप है ये एजेंट को, और ये पिंक फील्ड सर्कल विद एरो है ये एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपने चीज़ें अच्छी तरह देख लेनी है। अच्छा, इसके बाद आता है गोल मॉडल कंप्लीटनेस क्राइटेरिया। कंप्लीट गोल जो हम मॉडल बनाते हैं वो कंप्लीट कब उसको हम डिक्लेयर करेंगे। ये उस वक्त डिक्लेयर होगा जब जो लीफ गोल है वो एक्सपेक्टेशन पर हो, या डोमेन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या रिक्वायरमेंट को। अगर इसके अलावा वो किसी सब गोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो फिर हमारा जो गोल है वो मॉडल है वो कंप्लीट नहीं होगा। जो इसका दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो भी लीफ के ऊपर रिक्वायरमेंट है या एक्सपेक्टेशन है वो बेसिकली एक एजेंट को ही असाइन होनी चाहिए। मतलब ये जो एक्सपेक्टेशन है या डोमेन प्रॉपर्टी है, रिक्वायरमेंट है, ये एक ही एजेंट को असाइन होनी चाहिए। ये ना हो कि कोई एक रिक्वायरमेंट आपने मल्टीपल एजेंट को ही असाइन की हुई हो। तो अगर आपने एक जो रिक्वायरमेंट है एक ही एजेंट को असाइन की हुई है तो वो फिर कंप्लीट गोल मॉडल होगा। अगर एक रिक्वायरमेंट आपने मल्टीपल एजेंट को असाइन की हुई है, यानी कि एक रिक्वायरमेंट मल्टीपल एजेंट, तो फिर वो जो हमारा गोल होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। और ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, ये देखें, ये रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब ये कंप्लीट गोल है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये एक ही एजेंट को साइन है, ऐसा नहीं है कि एक रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ एजेंट को साइन। अगर ये इस वाले एजेंट को भी असाइन होती तो फिर ये कंप्लीट गोल मॉडल नहीं होना था। अच्छा, अब इसका पार्ट 2 है क्योस। वीक 10 का पार्ट 2 इसमें है क्योस ऑब्जेक्ट मॉडल। अब हम इसमें क्योस ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो ये है कि वो उन कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक आपके स्टैटिक कॉन्स्ट्रेंट के साथ होता है। यानी आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, किस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कितने इंस्टेंसेस आ सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर मिलती है। तो ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर बेसिकली वो तमाम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो कि स्टेक होल्डर की डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और वो तमाम ऑब्जेक्ट जो कि डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम डोमेन ऑब्जेक्ट कहते हैं होते हैं। इसके अलावा वो तमाम ऑब्जेक्ट जो कि आपकी डोमेन का हिस्सा नहीं है और लेकिन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो ज़रूरी होते हैं, इन तमाम को भी ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर मेंशन करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ना चीज़ें, तो ये यानी कि जो वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं ये भी आपने अच्छी तरह देख लेना है। तो ये आगे जो MCQs हैं उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपने जब स्टडी करनी है तो आपने इन चीज़ों को जहन में बिठा लेना है। अच्छा, उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले है एंटिटीज़। अच्छा, जो एंटिटीज़ है ये इंडिपेंडेंट और पैसिव ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें अब है, इसकी एग्जांपल दी हुई है एलिवेटर, डोर, बटन वगैरह। तो जो अब इसमें लिखा है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, तो इंडिपेंडेंट मीन इनको डिस्क्राइब करने के लिए दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है,
और जो पैसिव ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये पैसिव से मुराद ये है कि ये इटसेल्फ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो पैसिव है, इसका मतलब ये है कि ये खुद से कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद एजेंट आ जाते हैं। एजेंट का आपको पहले ही बताया है कि ये एक्टिव ऑब्जेक्ट होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल ये एलिवेटर कंपनी, पैसेंजर, एलिवेटर कंट्रोलर, etc। और एक्टिव का मतलब ये होता है कि ये खुद से ही ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ये भी स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है एसोसिएशन। ये डिपेंडेंट पैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि डिपेंडेंट से मुराद ये है कि इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और पैसिव की आपने डेफिनेशन पहले ही पढ़ ली है कि ये खुद से कोई भी टास्क है, कोई भी ऑपरेशन है, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। They are passive so they cannot perform operation। अच्छा, उसके बाद ये एक एग्जांपल दी हुई है, तो इसको आपने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद है कंसर्न रिलेशनशिप फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट इन गोल मॉडल। ये जो गोल मॉडल दिया हुआ है, इसके साथ जो रिलेशन है ऑब्जेक्ट मॉडल का, वो दिखाया गया है। आफ्टर ब्राउज गोल मॉडल, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट मॉडल। और इसके बाद है ऑब्जेक्ट मॉडल एसोसिएटेड विद गोल मॉडल, ये दिखाया गया है। ये एग्जांपल दी स्टैटिक स्ट्रक्चर की। तो इसके बाद हम इसके MCQs देख लेते हैं। MCQs ऑफ वीक 10। इसमें है कि chaos रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल कंटेन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है। इसका ये डी जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। एसोसिएशन आर डिपेंडेंट एंड पैसिव ऑब्जेक्ट, अभी हम पढ़ के आए इसको। अच्छा, तीसरे नंबर पर है आर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ओवर ऑब्जेक्ट, ये ऑपरेशन की डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एजेंट्स आर एक्टिव ऑब्जेक्ट्स, इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव ऑब्जेक्ट, जो सी ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। उसके बाद एंटिटीज आर इंडिपेंडेंट बिकॉज देयर डिस्क्रिप्शन डू नॉट नीड टू रेफर टू अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द मॉडल। जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको किसी दूसरे मॉडल की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, उसके बाद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ chaos ऑब्जेक्ट मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट एक्टिव ऑब्जेक्ट। इंडिपेंडेंट एक्टिव ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है? ये एजेंट सी है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट chaos मॉडल। यूज केस मॉडल, स्टेट मशीन, एक्टिविटी डायग्राम, तो ये कोई भी इसका मॉडल नहीं है chaos का। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एंटिटीज आर पैसिव ऑब्जेक्ट बिकॉज दे कैन नॉट परफॉर्म ऑपरेशंस। ये अभी हम पढ़ गए हैं। पैसिव ऑब्जेक्ट आर द ones that cannot perform operations। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इजी है। अच्छा, उसके बाद वीक 11 आता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे chaos operational model। The chaos operation model describe all the behavior that agent need to fulfill their requirement। Behavior are expressed in terms of operation performed by agents. Operations work and on objects defined in the object model. They can create object, trigger object, state transition, and active other operation by sending an event. Operation can directly be expressed by stakeholder during the interviews. Operation can be identified by looking at
all the existing requirements। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए समझने के लिए बता देता हूँ कि इसमें का जो पहला पॉइंट है उसमें बताया गया है कि आपके सिस्टम के ऊपर किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई भी एजेंट क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है या वो क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अब आपके सिस्टम के ऊपर जो एजेंट है वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये चीज़ आपको इंटरव्यू के ज़रिए भी पता चल सकती है या फिर इस सिस्टम के जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उनको भी स्टडी करके ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये देखें, जो पेंटागन सिंबल है ये इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ओवल सिंबल ऑपरेशन, ये जो ओवल सिंबल है ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, कंसर्न ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट, जो कंसर्न ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इनपुट आउटपुट लिंक को यूज़ किया हुआ है। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। ऑपरेशन मॉडल, ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड एज ओवर, concern object are connected to the operations by means of input and output links. Events are represented as those traffic signs that are used to indicate direction। यानी कि ये पेंटागन जो है ये इवेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब इसके बाद आता है कंप्लीटनेस क्राइटेरिया। टू बी कंप्लीट अ प्रोसेस डायग्राम मस्ट स्पेसिफाई द एजेंट हु परफॉर्म द ऑपरेशन, the input and output data for each operation, when operation are to be executed। यानी कि जो completeness क्राइटेरिया है वो हमें क्या, इसका क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन मॉडल है वो कंप्लीट हो गया या नहीं। इसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि इन तमाम एजेंट्स को मेंशन करें जो कि कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर। फिर जो भी ऑपरेशन है उनकी तमाम इनपुट और आउटपुट बताएं। यानी अगर आपने किसी ऑपरेशन की कोई इनपुट या आउटपुट मिस कर दी तो आपका ऑपरेशन मॉडल कंप्लीट नहीं होगा। फिर आप ये बताते हैं कि कोई भी ऑपरेशन वो एग्जीक्यूट कब होगा, जब ऑपरेशन दो तरह से एग्जीक्यूट कब होगा। ऑपरेशन दो तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। नंबर एक, एक्सटर्नल एजेंट कोई ऐसी कमांड इशू करे या कोई इवेंट जनरेट करे जिसके नतीजे में वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। नंबर टू है, कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे होते बल्कि सिस्टम खुद ब खुद उनको एग्जीक्यूट करता है, और ये तब एग्जीक्यूट होते हैं जब इनकी तमाम इनपुट्स कंप्लीट हो जाएं और सिस्टम इनको खुद ही एग्जीक्यूट करवा देता है। जो भी ऑपरेशन आप मेंशन करें वो किसी ना किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हों या जस्टिफाई कर रहे हों। अगर कोई ऑपरेशन किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा तो ऐसे ऑपरेशन को आपको ज़रूरत नहीं है या ये इररेलेवेंट होते हैं। ठीक है, ये इसका बारे में लिखा है कंप्लीट जो क्राइटेरिया है। अच्छा, इसमें ब्लू फील्ड जो सर्कल विद एरो है ये ऑपरेशनलाइजेशन लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसकी एग्जांपल दी हुई है कंप्लीट क्राइटेरिया की। अच्छा, इसका जो वीक 11 का पार्ट 2 है वो है क्योस रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल कंटेन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम। A responsibility diagram describes for each agent that requirements and expectations that he is responsible for or that have been assigned to him. To build a responsibility diagram that the analyst reviews the different requirements and expectations in the goal model and assign an agent to achieve of them. After all requirements and expectations are assigned a responsible agent, a diagram is generated for each agent listing all requirements and expectations that he has been assigned। इसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम बनाते हैं और ये आपको ये बताती हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन किस किस एजेंट को साइन है।
अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम बनाने के लिए आप करते क्या हैं कि आपके पास जो गोल मॉडल होता है उसके अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशन होती हैं आप उनको रिव्यू करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और मुख्तलिफ एजेंट को वो असाइन करते चले जाते हैं। अब जब तमाम रिक्वायरमेंट और ऑपरेशन आपने कंसर्न एजेंट्स को असाइन कर दी तो फिर हर एजेंट के लिए एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल बनाते हैं। इसके अंदर आप इस एजेंट को जो जो रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन दी जाती है वो तमाम आप इसमें मेंशन करते हैं। अब ये जो है ये एक सैम्पल गोल मॉडल है जिससे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डायग्राम बनाएंगे। अब ये देखें, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडेड फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स। ये देखें ये एजेंट को साइन की हुई है कि किस किस एजेंट की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एलिवेटर कंपनी। अब ये जो एलिवेटर कंपनी है या एजेंट है ये इसकी ये यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल बन गया है। ठीक है, ये सारी इसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही ये एलिवेटर कंट्रोलर है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान छोटा सा एक चैप्टर है। अच्छा, इसके एमसीक्यू दे लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसकी जो फॉल्स स्टेटमेंट है यानी कि टू बी कंप्लीट ऑपरेशन मॉडल मस्ट स्पेसिफाई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट टू बी कंसीडर्ड। मतलब ये जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट टू बी कंसीडर्ड, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, उसके बाद है आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेटिंग परफॉर्म्ड बाय एजेंट बिहेवियर। अच्छा, उसके बाद है कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट ऑल एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट ऑपरेशंस। ठीक है, ये सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं, हाईलाइट की हुई है नोट्स में। तो आप जब स्टडी करेंगे, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक दफ़ा देखने से ही आपको आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद डैश डिस्क्राइब फॉर ईच एजेंट द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल डायग्राम। अच्छा, उसके बाद है बिहेवियर आर एक्सप्रेस्ड आर टर्म ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाई एजेंट ऑपरेशन। So, after all requirements and expectations are assigned to a responsible agent, a diagram is generated for each agent listing all requirements and expectations that he has been assigned. The diagram is called responsibility diagram। ये आप इस लेक्चर के शुरू में ही ये बताया हुआ। In context of chaos operation model, operations are represent as ओवल। ठीक है, ऑपरेशन को ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ chaos ऑपरेशन मॉडल थ्रो एन ऑपरेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, ट्रिगर ऑब्जेक्ट, स्टेट ट्रांजिशन, एक्टिव, अदर ऑपरेशन, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ये हमारा सही ऑप्शन है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ chaos ऑपरेशन मॉडल बिहेवियर इज एक्सप्रेस in term of dash performed by agent operations। अच्छा, उसके बाद है इन chaos operation model operations are represented by ovals। ये पहले भी आया हुआ। अच्छा, उसके बाद आता है लेक्चर वीक 12 रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट। यानी कि आपने कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना लिया, कोई सिस्टम बना लिया है, तो उसमें जो चेंजिंग है वो हम किस तरीके से या किस टेक्निक के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये उसके बारे में है। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स गेट्स चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। इट इज़ almost impossible to stop the requirement from changing. Different software development approaches tackle changing requirement in different ways. Unlike waterfall or document-driven approaches of software development, agile methodologies welcome change during the course of software development, but at the same time manage the changes in systematic manner। मतलब वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट
जो सॉफ्टवेयर है या जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट वे से इसको अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करते। तो लेकिन जो एजाइल मेथडोलॉजी है ये वेलकम करता है, यानी कि ये आसानी से ये चेंजिंग वगैरह इस मेथडोलॉजी के थ्रू हम कर सकते हैं। एजेंडा में है ओवरव्यू, रीजन फॉर रिक्वायरमेंट चेंजेस, एजाइल मैनिफेस्टो, different form of agile and their working rational, unified process, requirement change management in agile tools। यानी कि इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओवरव्यू आ जाता है इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस, रीजन फॉर रिक्वायरमेंट चेंजेस, लैक ऑफ डोमेन नॉलेज एट स्टार्ट, इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स चेंज इन कस्टमर prioritization, change in platform or environment, change due to expensive or difficult to implement, the change in our organization। मतलब ये चीज़ें हम इसमें इनका ओवरव्यू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एजाइल मैनिफेस्टो के बारे में देख लेते हैं कि ये है, इसके जो 4 पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं। एजाइल फोकस एंड prefer more on individuals' capabilities and expertise and their interaction rather than tool, technique and process। उसके बाद agile concentrate to have working application rather than formality of having a large documentation। Agile highly contemplate to have a very close relationship with customer in terms of continuous and constant conversation rather than contract negotiation। Agile assure to adopt and respond frequently over change requests rather than following plan। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ये भी अजाइल की ही एक टेक्निक है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग is the most famous agile technique। XP use story card for elicitation। A use story is the description that provides business value to the customer। अच्छा, ये मैंने हाईलाइट की हुई है ना, ये चीज़ें आपने जहन में उठाते जाना है। These rules are described below। The planning game, small release, the planning game, small release, metaphor, simple design, tests, refactoring, pair programming, collective ownership, continuous integration, 40-hour week, on-site customer coding standard। ठीक है, ये इसके स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये जो स्क्रम है ये भी इसी की ही टेक्निक है एजाइल की। स्क्रम is another popular agile technique used to develop and manage software। The following figure explain the activities performed in Scrum। अच्छा, इसमें ये देखें, रिलीज बैकलॉग, prioritized features desired by the customer, sprint backlog, features assigned to sprint backlog, item expanded by team। अच्छा, every 24 hours scrum 15-minute डेली मीटिंग, यानी कि 24 आवर में 15 मीटिंग डेली मीटिंग होगी। टीम मेंबर डिस्कस व्हाट वाज डन सिंस लास्ट मीटिंग, इश्यूज एंड obstacles and what will done before the next meeting। sprint 30 days, new functionality is demonstrated at end of sprint। यानी कि ये इसका प्रोसीजर होता है स्क्रम में कोई भी चेंज नहीं करने का। अच्छा, ये एक जैसे अजाइल है बिल्कुल ऐसे ही एक और टेक्निक है, यानी कि अजाइल की नहीं है, ये अलहदा से एक प्रोसेस है, रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। तो इसमें है कि डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच भी इसको कहते हैं। RUP फेज, RUP डिसिप्लिन्स, एक्सटेंसिव प्लानिंग, codified process, heavy documentation, big design up front,
स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेथोडिकल एंड स्ट्रक्चर्ड नेचर, प्रिडिक्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड हाई एश्योरेंस। अच्छा, वीकनेस इसकी है स्लो अडॉप्शन टू rapidly changing business requirements, a tendency to be over budget, tendency to behind schedule, fail to provide dramatic progress in productivity, simplicity and reliability। अच्छा, उसके बाद एक्सपी एंड स्क्रम एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस, iterative and incremental development, customer collaboration, frequent delivery, light and fast development, light documentation। मतलब इसमें लाइट डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन RUP में जो है वो हैवी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि ये एक डिफरेंस बताया हुआ है उसने। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल है, हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, लो बग रेट्स, क्विक अडॉप्शन टू रैपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट है। इसमें देख लें कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। इसमें स्लो अडॉप्शन है, मतलब ये इसकी वीकनेस है, लेकिन इन दोनों की जो है एक्सपी और स्क्रम की जो है ये स्ट्रेंथ है। Highest priority work, constant feedback, control over cost and schedule। Weaknesses क्या है? Significant document reduction, heavy dependence on individual knowledge, not suitable for critical safety system, not suitable for large scale system। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है वो बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अजाइल, एक्सपी एंड स्क्रम रिक्वायरमेंट्स चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि जो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस वो कैसे होता है। तो ये है द अजाइल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस हैंडल चेंजेस इन द बिगिनिंग ऑफ ईच इटरेशन ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल। इट मे बी स्प्रिंट इन स्क्रम और iteration in XP and so on। The key stakeholder in change management process are the managers, developing team and of course customer or product owner। यानी कि ये सारे स्टेक होल्डर मिल बैठ के चेंजिंग करने के लिए ये सारे मिल बैठते हैं। उसके बाद एज एजाइल development period is considerable short for a particular iteration, therefore it is understood that all the requirements cannot be implemented in one go, therefore there is a pile or stack of requirements and the relevant stakeholder have to decide which requirement to implement in one iteration। Therefore the prioritization is also a continuous process in agile development and the requirement stack is constantly updated as a result of update। Change management process, ये थोड़े सा उसने ब्रीफली बताया हुआ है। This aspect of agile shows a different picture from the traditional development where requirement are collected once and changes made in that requirement set are rare। Here agile is welcoming the change even after every iteration, therefore agile is gaining wide acceptance in today's development where we also have high speed development environments। So the life cycle of change management in agile start। In the start of each iteration, the team takes the highest priority requirement that can be completed in the specified iteration period। मतलब जो इटरेशन पीरियड होता है उसी के अंदर कंप्लीट करती है। दिस रिक्वायरमेंट विच इज़ नो गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इज वेल अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ कस्टमर एंड अदर रिलेटेड स्टेक होल्डर। उसके बाद मिडल ड्यूरिंग डेवलपमेंट दे मे टेक हेल्प फ्राम कस्टमर एज वेल एज फ्राम अदर्स रेलिवेंट स्टेक होल्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग of the requirement। The aim is to build the software that best meet the requirement, and the working product developed can be deployed, and it is preferable to deploy so as to take the feedback from the end user। The acceptance can also be run on the developed software so that the necessary quality can also be ensured।
यानी कि स्टार्ट में सारे जो स्टेक होल्डर होते हैं वो जो एक आइट्रेशन पीरियड होता है स्पेसिफाइड, उसमें कंप्लीट करते हैं टास्क को। और फिर मिडिल में क्या होता है कि वो जो उन्होंने एक जो चेंजिंग है उसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट उसको चेंज करते हैं, तो फिर उसके बाद फिर जो एंड पे उसकी फीडबैक वगैरह लेते हैं। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ टूल डू वी नीड? जो टूल यूज़ होते हैं वो ये हैं: वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विद टेम्पलेट्स, स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कमर्शियल आरएम टूल्स, ओपन सोर्स आरएम टूल्स OSRMT। उसके बाद बग ट्रैकिंग टूल फ्री और नॉट बगजिला, कोलैबोरेशन टूल फ्री और नॉट टीविकी। ठीक है, ये आपने देख लेना है, मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो आपने वीडियो को लाजमी देखना होता है पूरी को। अच्छा, इसके जो MCQs हैं वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूज स्टोरी कार्ड फॉर एलिसिटेशन। उसके बाद RUP स्टैंड फॉर रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस, जो इसका ये ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है: यूजर स्टोरी इज द डिस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइड बिजनेस वैल्यू टू बी कस्टमर। उसके बाद नंबर 4 है आइडेंटिटी इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अजाइल स्पोर्ट्स लॉ डॉक्यूमेंट, यानी कि अजाइल लॉ डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट नहीं करता, जबकि RUP जो है वो लॉ डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करती है। अजाइल फोकस एंड प्रेफर मोर ऑन इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज। ठीक है, यानी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज के ऊपर ये इसको प्रेफर करती है, ना कि टूल टेक्निक प्रोसेस किसी को नहीं करती। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड रीजन फॉर रिक्वायरमेंट टू बी चेंज्ड? Lack of domain knowledge at start, change in customer prioritization, change in platform or environment, all of the given option जो है इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। उसके बाद है डैश इज द मोस्ट फेमस अजाइल टेक्निक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ये इसकी है, इसमें दिया इसमें ये हुआ है, एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग दूसरा स्क्रम में। सुबह क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेज फोकसेस ऑन हैवी डॉक्यूमेंटेशन? हैवी डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या यूज होता है सॉफ्टवेयर? वो RUP। ठीक है, ये बिल्कुल आसान से हैं, तो आपने लेक्चर को देखना है, तो इससे आपको और भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक्स।